कहानी की शुरुआत में एक खूबसूरत महल दिखाया जाता है जिसके बाहर खड़ी होकर एक लड़की कुछ सोच रही थी। इसके बाद सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर उस खूबसूरत महल के मालिक को दिखाया जाता है जिसका नाम था ड्यूक मेरियन पेस्टिलो। ड्यूक अपने ऑफिस में बैठकर कुछ काम कर रहे थे कि तभी एक सर्वेंट उनके ऑफिस में आकर कहता है, योर ग्रेस, आपकी फियोंसे कैरिना लियोपोल्ड आपसे मिलने यहाँ पर आई है। सर्वेंट की ये बात सुनकर ड्यूक मेरियन सरप्राइज हो जाते हैं और कहते हैं, क्या पैनन, अभी तो शादी होने में पूरे 1 साल है ना। ये सुनकर सर्वेंट जवाब देता है, जी हाँ सर, पर क्योंकि वो बहुत ही लंबा सफ़र तय करके आई हैं तो इसीलिए मुझे लगा कि आपको उनसे एक बार ज़रूर मिलना चाहिए। ये सुनकर ड्यूक मेरियन गुस्से में कहते हैं, कितनी बेवकूफ़ है ये लड़की, क्या इसके अंदर दिमाग नहीं है। हाँ, मैं ये मानता हूँ कि हम दोनों की एंगेजमेंट हुई है, पर वो कैसे अपनी मनमर्जी करके यहाँ आ सकती है, वो भी बिना मुझे पहले बताए। ऊपर से वो यहाँ पर विंटर सीजन में आई है। क्या उसे पता नहीं कि विंटर सीजन में लोग यहाँ पर कितने बिजी होते हैं। मेरियन की बात सुनकर सर्वेंट सोचता है कि ये वो समय है जब हम विंटर सीजन के लिए खाना जमा करते हैं, क्योंकि विंटर सीजन में यहाँ पर बहुत सारे मॉन्स्टर्स हमला करते हैं। सर्वेंट इतना सोच ही रहा होता है कि तभी ड्यूक मेरियन सर्वेंट से कहते हैं, क्या अभी हम ये एंगेजमेंट तोड़ नहीं सकते। ड्यूक इतना कहते ही हैं कि तभी उनकी फियोंसे मुस्कुराते हुए कहती हैं, हाँ, हम ये एंगेजमेंट तोड़ सकते हैं। अपनी फियोंसे की बात सुनकर ड्यूक कहते हैं, तुमने अभी क्या कहा। ड्यूक मेरियन की ये बात सुनकर वो लड़की कहती है, मैंने कहा मैं हमारी एंगेजमेंट तोड़ दूंगी, पर इसके बदले तुम्हें मुझे यहाँ पर 10 महीने रहने की जगह देनी होगी। अपनी फियांसे की बात सुनकर ड्यूक मेरियन कहते हैं, कौन, मैं तुम्हें यहाँ रहने की जगह दूंगा। तुम कहीं पागल तो नहीं हो गई, और अगर हो भी गई हो तो। ड्यूक इसके आगे कुछ कहने ही वाले थे कि तभी वो लड़की कहती है, मैं ये नहीं कह रही कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगी, तुम बस मुझे एक छोटा सा कमरा दे दो, मैं उसमें ही रह लूंगी। और हाँ, एंगेजमेंट तोड़ने के लिए जिन पेपर्स की जरूरत होगी वो सभी पेपर्स मैं अपने साथ लेकर आई हूँ, और ये लो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर्स। वो लड़की ड्यूक मेरियन को वो कॉन्ट्रैक्ट पेपर देने ही वाली होती है कि तभी ड्यूक मेरियन की नज़र उसके कपड़ों पर पड़ती है, जो कि बहुत ज़्यादा पुराने और फटे हुए थे। और ये देखकर ड्यूक मेरियन अपनी फियांसे से पूछते हैं, क्या तुम्हारे घर में सब कुछ ठीक है। ड्यूक की बात सुनकर वो लड़की सरप्राइज होते हुए कहती है, क्या। ये सुनकर ड्यूक उसके कपड़ों की ओर देखकर कहते हैं, क्योंकि इस तरह के कपड़े पहनकर तुम यहाँ आई हो तो तुम्हारा बाकी का सामान कहाँ है। ड्यूक की बात सुनकर वो लड़की कहती है, ओह अच्छा, सामान वो मैं ज़्यादा नहीं लेकर आई, क्योंकि मुझे डर लग रहा था कि कोई चोर उसे चोरी न कर ले। ये सुनकर ड्यूक कहता है, अगर तुम्हारे पास कोई सामान नहीं है तो तुम यहाँ आई कैसे। ड्यूक की इस बात को सुनकर वो लड़की कहती है, पहले मैंने कुछ पैसे एक कैरेज वाले को दिए और उस कैरेज वाले ने मुझे वहाँ उतारा जहाँ हमने तय किया था। इसके बाद मैं वहाँ से काफी दूर पैदल चली और फिर मुझे एक दूसरा कैरेज वाला मिला जिसके ऊपर बैठकर मैं यहाँ आ गई। अपनी फियांसे की बात सुनकर ड्यूक कहते हैं, आखिर तुम अपने घर से निकली कब थी। इसके जवाब में वो लड़की कहती है, 2 महीने पहले। ये सुनकर ड्यूक बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और फिर कहते हैं, तुमने इतने समय में मुझे एक बार भी मैसेज नहीं किया, और तो और तुम इतना लंबा सफर तय करके अकेली आई हो, क्या तुम्हें ये पता नहीं कि ये जगह कितनी खतरनाक है। ड्यूक की बात सुनकर वो लड़की कहती है, हाँ मुझे पता है, पर शायद ये मेरी जिंदगी की पहली और आखिरी ट्रिप हो, इसीलिए मैं चाहती थी कि मैं अपनी जिंदगी में बिना किसी के सहारे के कम से कम एक बार मैं कुछ ऐसा करूं जो मुझे हमेशा याद रहे। अपनी फियांसे की ये बात सुनकर ड्यूक मेरियन सोचते हैं, हाँ ये बात तो बिल्कुल सच है कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि एक नॉवल लेडी दोबारा कभी ऐसी ट्रिप पर जा सके। ड्यूक मेरियन इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी उनकी फियांसे कहती हैं, क्या मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रह सकती हूँ। ये सुनकर ड्यूक कहते हैं, अगर मैं तुम्हें यहाँ रहने की जगह ना दूँ तो। ड्यूक की ये बात सुनकर कैरिना सोचते हुए कहती है कि अगर आपने मुझे यहाँ रहने की जगह नहीं दी तो क्या मेरे लिए ये ठीक होगा कि मैं किसी अच्छे अमीर आदमी के पास जाऊं और उसके लिए काम करूं। क्या ऐसा करना मेरे लिए ठीक रहेगा ड्यूक। कैरिना की इन बातों को सुनकर ड्यूक बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, क्योंकि वो बिना कोई प्लान किए यहाँ तक आई थी, इसीलिए
ड्यूक कैरिना को देखते हुए अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी को याद कर रहे थे और मन में सोच रहे थे कि क्या ये वही लड़की है जिसके साथ मेरी एंगेजमेंट हुई थी। जहाँ तक मुझे याद है, इसे देखकर ऐसा लगता तो नहीं था कि ये इतनी लापरवाह हो सकती है। ड्यूक मिरियन इतना सोच ही रहे होते हैं कि तभी कैरिना कहती है, योर ग्रेस, मुझे नहीं लगता कि आप मुझे यहाँ रहने से मना करेंगे। ये सुनकर ड्यूक कहते हैं, अच्छा ये बात है, लेकिन तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हें यहाँ रहने की जगह दूंगा। ड्यूक के इस सवाल के जवाब में कैरिना मुस्कुराते हुए कहती है, मुझे पता है कि आप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करते और जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने एनरोलमेंट पेपर पर पहले ही साइन कर दिए हैं, इसीलिए मुझे इस बात पर पूरा विश्वास है कि आप मेरे इस ऑफर को मना कर ही नहीं पाएंगे। कैरिना की इन बातों को सुनकर ड्यूक कहते हैं, पहले तुम मेरे साथ अंदर आओ। ड्यूक मिरियन की इस बात को सुनकर कैरिना मुस्कुराते हुए कहती है, योर ग्रेस, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आप मेरी बिल्कुल चिंता मत कीजिए। मैं यहाँ पर ऐसे रहूंगी जैसे कि मैं यहाँ रहती ही नहीं, और अगर मैं एक दिन यहाँ से गायब हो गई तो ये समझिएगा कि मैं मर गई। कैरिन की ये बातें ड्यूक को बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो कैरिन से कहता है कि ठीक है, तुम जो चाहे वो यहाँ पर कर सकती हो और पैनन तुम्हारे लिए एक कमरा तैयार कर देगा। ड्यूक की ये बात सुनकर कैरिना मन में सोचती है, और इस तरह मैं रहने के लिए अपने एक ऐसे फियांसे के घर आई जो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। कैरिना इतना सोचती ही है कि तभी सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें 2 महीने पहले का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कैरिना अपनी फैमिली के साथ लंच कर रही होती है कि तभी उसके डैड कहते हैं, लिया, आज तुम बहुत सुंदर दिख रही हो। अपने डैड की ये बात सुनकर लिया मुस्कुराते हुए कहती है, ऐसा इसलिए डैड क्योंकि आप और मॉम जो मेडिसिन मेरे लिए लेकर आए वो बहुत ही अच्छी है। लिया इतना कहती ही है कि तभी उसका भाई कहता है, अच्छा वो मेडिसिन जो बहुत ही कड़वी है। उसका भाई इतना कहता ही है कि तभी उसकी मॉम कहती हैं, पेल, लिया का शरीर अभी बहुत ही कमजोर है, इसीलिए उसे सारी दवाइयाँ तो खानी ही होंगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी हो। कैरिना की मॉम इतना कहती ही है कि तभी उसका बड़ा भाई कहता है, मॉम बिल्कुल ठीक कह रही हैं पेल, लिया को वो सभी दवाइयाँ खानी ही होंगी, चाहे वो कितनी भी कड़वी हों। मुझे ये बात पता है कि लिया को ये सभी दवाइयाँ खाने में बहुत ही मुश्किल होती होगी, इसीलिए आज मैं लिया के लिए एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। अपने बड़े भाई की ये बात सुनकर पेल चिल्लाते हुए कहता है, आप मेरे लिए कुछ नहीं लाए ब्रदर, ये बहुत ही गलत बात है। पेल को ऐसे चिल्लाते देखकर उसका बड़ा भाई मुस्कुराते हुए कहता है, पेल, मैं तुम्हारे लिए भी एक गिफ्ट लेकर आया हूँ। ये सुनकर वहाँ बैठे सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं, सिर्फ एक इंसान को छोड़कर, और वो इंसान थी कैरिना। वो शांति से बैठकर अपना लंच कर रही थी और मन में ये सोच रही थी कि जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा इस पिक्चर को देखकर ये सोचती थी कि सिर्फ मेरे ही बाल ब्राउन कलर के क्यों हैं। मैंने भी तो एक ही माँ के पेट से जन्म लिया है और हम सभी की परवरिश एक ही घर में एक साथ हुई है, तो फिर मैं इन सब से इतनी अलग क्यों हूँ। ये सवाल हमेशा मेरे मन में उठता था, जिसका जवाब मुझे कुछ समय पहले ही मिला कि मेरे बाल इन सब से इतने अलग इसलिए हैं क्योंकि मेरे ग्रैंड पेरेंट्स के बाल ब्राउन कलर के थे, इसीलिए मेरे बालों का कलर भी ब्राउन है। कैरिना इतना सोचते ही अपना स्पून टेबल पर रखती है और फिर खड़ी होकर कहती है, मैंने अपना लंच खत्म कर लिया है, तो क्या मैं यहाँ से जा सकती हूँ। कैरिना की ये बात सुनकर उसकी मॉम कहती है, ठीक है, तुम यहाँ से जा सकती हो। अपनी मॉम की ये बात सुनकर कैरिना डाइनिंग रूम से बाहर आ जाती है और फिर खुद से कहती है कि उन्हें मेरी जरा भी परवाह नहीं। कैरिना इतना कहते ही मन में सोचती है, कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी अब इन चीज़ों से मुझे कोई मतलब नहीं। कैरिना इतना सोचती ही है कि तभी उसकी तबीयत अचानक से खराब होने लगती है, जिसकी वजह से वो भागकर अपने रूम में जाती है और फिर मन में सोचती है कि मुझे ऐसा नहीं कहा गया था कि मेरी तबीयत अचानक से खराब होने लगेगी। कैरिना के इतना सोचते ही सीन शिफ्ट होता है और फिर कुछ दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर एक डॉक्टर कैरिना से कहता है, मैं ये कहने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर
लगता है आपके ऑर्गन्स ठीक तरह से काम नहीं कर रहे हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर कैरिना कहती है, डॉक्टर क्या ये सीरियस है? ये सुनकर डॉक्टर कहता है, जी हाँ, ये बहुत ही सीरियस है और सच कहूँ तो मैं इस बात से ही हैरान हूँ कि आप आखिरकार इस तरह से चल फिर कैसे पा रहे हैं। डॉक्टर इसके बाद कैरिना से कहता है, मिस मुझे लगता है कि आपको आर्टिस्ट डिजीज है। डॉक्टर की ये बात सुनकर कैरिना शॉक हो जाती है और फिर डॉक्टर से कहती है, क्या आर्टिस्ट डिजीज? कैरिना के इतना कहते ही डॉक्टर कहता है, जी हाँ मिस, आर्टिस्ट डिजीज। मिस इस दुनिया में कई आर्टिस्ट हैं और उन सभी आर्टिस्ट में से कुछ ऐसे आर्टिस्ट होते हैं जो कई तरह के चमत्कार कर सकते हैं और मिस वो सभी आर्टिस्ट चमत्कार चीजों को ही बनाने के लिए जीते हैं और एक बार वो चीज बन जाए तो उनकी मौत हो जाती है। लगता है मिस आप भी उन आर्टिस्ट में से ही एक हैं जो चमत्कारी चीजों को बना सकती हैं। डॉक्टर की ये बात सुनकर कैरिना कहती है, जी हाँ डॉक्टर, आपने बिल्कुल ठीक कहा। कैरिना की ये बात सुनकर डॉक्टर कहता है, मिस आप जितना अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करेंगी आपकी तबीयत उतनी ही खराब होगी और लगता है इससे पहले आपने अपने चेकअप्स कभी नहीं कराए। अगर आपने अपने चेकअप्स टाइम पर कराए होते तो आपकी तबीयत इतनी खराब नहीं होती। मिस आप इतनी शांत क्यों हैं? क्या आपने इसके बारे में अपनी फैमिली को नहीं बताया है? डॉक्टर के इन सवालों का कैरिना के पास कोई भी जवाब नहीं होता, इसलिए वो बिल्कुल चुप हो जाती है और अपनी फैमिली को याद करते हुए मन में कहती है, मेरी फैमिली को इस बारे में कुछ नहीं पता क्योंकि मैंने उन्हें नहीं बताया है कि मेरी ड्रॉ की गई पेंटिंग्स में एक अलग तरह का जादू होता है। ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें ये नहीं बताना चाहती, पर उनसे कुछ कहने से पहले ही मेरे अंदर की बेकार सी जिद और मेरा अभिमान मुझे कुछ भी कहने से रोक देता है। इसके बाद करीना खुद से कहती है, सच कहूँ तो ऐसा नहीं है कि मेरी फैमिली मुझसे प्यार नहीं करती। मेरी फैमिली ने हमेशा कोशिश की है कि वो अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार दे सके, पर मेरे पेरेंट्स का ये मानना है कि जो भी बच्चा छोटा और बीमार है उसे ज़्यादा देखभाल की ज़रूरत है, इसीलिए ये चीज़ नामुमकिन है कि वो अपने सभी बच्चों को एक समान प्यार दे सके। कैरिना इतना सोचते ही हमसे कहती है, मेरा नाम कैरिना है और मैं अपनी फैमिली की दूसरी बेटी हूँ, तो क्योंकि मैं ना ही बड़ी हूँ और ना ही छोटी, इसीलिए शायद मेरे पेरेंट्स का ये मानना है कि मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ और क्योंकि मेरे पेरेंट्स का ये मानना है तो इसीलिए मेरी फैमिली में मेरी अहमियत एक मिट्टी के ढेर से ज़्यादा नहीं है। कैरिना हमसे इतना कहते ही मन में सोचती है कि अगर मैं अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बता दूं तो शायद वो मेरा ख्याल रखे, पर मुझे शक है कि क्या वो मुझे देखेंगे या फिर मेरी शक्तियों को। कैरिना इतना सोच ही रही होती है कि तभी डॉक्टर कहते हैं, तुमने कहा कि तुम्हें ठीक से नींद नहीं आ रही है और तुम्हें वॉमिटिंग भी हो रही है और तुमने ये भी कहा कि तुम्हें अचानक चक्कर आने लगते हैं। क्या ये सब कुछ तुम्हारे साथ हो रहा है? डॉक्टर की ये बात सुनकर कैरिना कहती है, जी हाँ डॉक्टर, ये सभी चीजें मेरे साथ हो रही हैं। कैरिना का ये जवाब सुनकर डॉक्टर कहता है, मुझे पता नहीं कि मेरा ये कहना ठीक होगा या नहीं, पर ये बात बहुत ही सीरियस है क्योंकि जिस तरह के सिम्टम्स आप बता रही हैं उस हिसाब से आपके पास सिर्फ 1 साल है और मिस आपको देखकर ऐसा लगता है कि आप ठीक से खाती पीती नहीं हैं, इसीलिए आपका शरीर इतना कमज़ोर है। तो मिस अगर मैं सच कहूँ तो आपका 1 साल भी जिंदा रहना मुश्किल है। डॉक्टर की ये बात सुनकर कैरिना कहती है, सर क्या मेरे जिंदा रहने का कोई और तरीका नहीं है? कैरिना के इस सवाल के जवाब में डॉक्टर कहते हैं, जितना मुझे पता है उस हिसाब से अभी के लिए ऐसी कोई मेडिसिन नहीं है जिसकी वजह से आपकी लाइफ बढ़ सके, पर मिस आप चिंता मत कीजिए, मेरे कुछ सीनियर्स हैं जिनसे मैं आपकी इस बीमारी के बारे में डिस्कस करूंगा, तो शायद आपकी ज़िंदगी थोड़ी और लंबी हो जाए। इसलिए मिस आप हिम्मत मत हारिएगा और कुछ समय बाद यहाँ पर आइएगा। डॉक्टर के इतना कहते ही सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर प्रेजेंट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कैरिना अपने कमरे में खिड़की के पास बैठी हुई थी और बाहर उड़ते हुए पंछियों को देखकर खुद से कह रही थी, काश मेरे पास भी ऐसे ही पंख होते तो फिर मैं हवा में उड़ सकती, पर अब ये सब कुछ सोचना बेकार है क्योंकि
मैं बहुत ही जल्द मरने वाली हूँ। कैरीना खुद से इतना कहते ही मन में सोचती है, मेरी जिंदगी में ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो मैं मरने से पहले करना चाहती हूँ। मैं अब अपनी जिंदगी में खुश रहना चाहती हूँ और अब मैं एक ऐसी इंसान बनकर नहीं रहना चाहती जो सब कुछ खुद ही संभाले। और सबसे ज़रूरी बात, मैं अब एक ऐसी इंसान बनकर नहीं रहना चाहती जो कोई भी चीज़ आसानी से किसी को भी दे दे। कैरीना इतना सोचते ही खुद से कहती है, अगर मैं अपनी फैमिली को अपनी बीमारी के बारे में बताऊंगी तो क्या वो मेरा ख्याल रखेंगे या फिर वो मुझे एक बोझ समझेंगे। कैरीना खुद से इतना कहते ही मन में सोचती है, मुझे नहीं लगता कि मैं यहाँ पर ठीक से रह पाऊंगी। क्या मैं ये जगह छोड़कर कहीं और चली जाऊं? क्योंकि वैसे भी मेरे पास अब जीने के लिए सिर्फ एक ही साल है। कैरीना इतना सोचते ही खुद से कहती है, पर मैं ये जगह छोड़कर आखिर जाऊंगी कहाँ? मेरे पास रहने के लिए इस घर के अलावा कोई और दूसरी जगह नहीं है। खुद से इतना कहते ही कैरीना मन में सोचती है, काश मेरे लिए भी कोई एक ऐसा इंसान होता जो मेरा ख्याल रखता और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो इंसान मुझसे प्यार करता है या नहीं। कैरीना इतना सोच ही रही थी कि तभी उसे अपना फियांसे याद आता है जिसे वो पहली बार अपनी एंगेजमेंट सेरेमनी में मिली थी। कैरीना को अपने फियांसे के साथ अपनी पहली मुलाकात बहुत ही अच्छे से याद थी, क्योंकि भले ही उसका फियांसे उसे और लोगों की तरह पसंद नहीं करता था, पर उसने कैरीना की कोई भी बात इग्नोर नहीं की थी और यही बात कैरीना का दिल छू गई थी, जिसकी वजह से वो नॉर्थ जाने का डिसीजन लेती है, जहां पर उसका फियांसे ड्यूक मिरियन रहता है। कैरीना के इस डिसीजन के साथ पार्ट 1 यहीं पर खत्म होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं इसका दूसरा पार्ट जल्द ही लेकर आ सकूं। और तब तक के लिए बाय।